जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं, जहां पे आपको करंट अफेयर और बाद बाकी आपका सिलेबस से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, रेलवे से संबंधित हर प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं दोस्त, यहाँ पे देखते हैं। पहले तो ये मेरे वो सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, जैसे दीपक कह रहे हैं जय हिंद भैया, तो जय हिंद भाई आपको। और ये निकिता कुमारी ऑप्शन सी बता रही, मतलब किसी का जवाब किया होगा, क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। सोनाली कुमारी कह रही हैं सर आपका वीडियो को ज़्यादा लोग लाइक नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा देखो, कहते हैं ना, अच्छे लोग और अच्छी किताबें सभी को समझ में नहीं आती हैं। तो कोई बात नहीं है, जो भी करते हैं वो सब को मेरे तहे दिल से धन्यवाद, मेरे सभी भाई बहनों को। और यहाँ पे वो सभी दोस्त हैं। और चलते हैं फिर अपने प्रश्न पे और देखते हैं हमारे लिए आज पहला प्रश्न क्या है। देखो पहला ही प्रश्न हमारा जो है वो करंट अफेयर से है। और यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट कर लें। यहाँ पे दिया गया है कि किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब दोस्त क्या होगा? अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्लास देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो दोस्त प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मोहम्मद सलेम, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है चित्तरंजन लोको वर्क्स रेल निर्माण कारखाना किस राज्य में है। तो चित्तरंजन लोको वर्क्स रेल निर्माण कारखाना किस राज्य में है? अगर आपको पता है तो आप तुरंत जवाब करेंगे, और अगर नहीं पता है तो आप नोट करेंगे, क्योंकि ये देखो रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मैंने उस दिन बताया सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन है, तो आपने बताया था विवेक एक्सप्रेस। तो इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लगाएंगे पश्चिम बंगाल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ से मैंने कल आपको एक बताया था सुंदरी वृक्ष, सुंदरी पेड़ जो है वो भी यहाँ पे कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन के डेल्टा में, ऐसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो दिया गया है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के शासकों ने स्थापित किया था। ये आपके आरआरबी में पूछा गया था, तो आप हो सकता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ है वो किस वंश के शासकों ने स्थापित किया था? तो यहाँ पे आप तुरंत बताएंगे कि गुप्त वंश के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी लगाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। और देखो जिसे बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था ये भी आप याद रखना। और ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है ये? महरौली दिल्ली में पड़ता है। ऐसे बोल सकते हो कुतुब मीनार के पास में, कुतुब मीनार के पास में ये जंग रहित लौह स्तंभ स्थित है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी थी? महाभाष्य पुस्तक, महाभाष्य पुस्तक क्या आपको पता है? और नहीं पता है तो आप इसे एक बार नोट करें इस प्रश्न को, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे क्या बताएंगे? पतंजलि, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो वेद व्यास जी से क्या पूछा जाता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, नोट कर लेना। जो महाभारत है, महाभारत की रचना मतलब कि जो लेखक हैं वो कौन है? तो आप बताएंगे वेद व्यास जी। और देखो रामायण के जो हैं, रामायण के कौन है? वाल्मीकि जी हैं। तो रामायण भी आप याद रखेंगे। और देखो वाल्मीकि जी से एक अभी एयरपोर्ट का नाम जो अयोध्या में बनना है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, वो भी आप याद रखना, क्योंकि वो तो आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? तो देखो पुरुष में जो पाए जाते हैं और महिलाओं में जो पाए जाते हैं वो आप नोट कर लो, क्योंकि आपसे ये तो देखो पूछे जाएंगे इस प्रकार के प्रश्न अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करें। और एसआई वाले भाई लोगों आप भी बने रहिएगा, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो यहाँ पे आपको बताऊँ, महिलाओं में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं XX, और जो पुरुषों में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं XY। तो ये देखो पुरुषों में पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और महिलाओं में आपका ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने फिर अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो ये आपका ये आपके करंट अफेयर से ये इस तरीके के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे पूछ दिया गया है कि साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये जो ऐप है ये किया है
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपको शॉर्टकट में लिखा हुआ मिलेगा तो क्या मिलेगा, सेबी मिलेगा। क्या मिलेगा, सेबी मिलेगा। तो ये आप याद रखेंगे और देखो इसे शॉर्टकट में भी लिख लेना, सेबी कोष्टक में, और बाद बाकी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश है जो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये देखो आपको याद रखने हैं, और यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा भूटान, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। या फिर यहाँ पे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के जगह पे आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है वो भी आपको जानना जरूरी है। देखो यहाँ पे मिल सकता है वज्रभूमि, वज्रभूमि भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये भी देखो आपको याद रखना है, ठीक है, वज्रभूमि या फिर लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न में। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखो ये प्रश्न आपके आरआरबी में पूछा गया था। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना होता है। तो आप यहाँ पे सही जवाब जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। या फिर 4 वर्ष भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ये 65 वर्ष इतना सब ना भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, 4 वर्ष आपको याद रखना है। या फिर ऑप्शन में यहाँ पे दे देता कि 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो इस तरीके से जब होगा तो याद रखना कि 65 वर्ष है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है भाई कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो देखो संविधान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आप तुरंत बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, कमेंट बॉक्स में बताना। हंटर आयोग जो है ये 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये हंटर आयोग जो था वो किसने किया था, अंग्रेजों ने समिति गठित की थी उसकी जांच के लिए, और जो तहकीकात समिति थी वो भारतीयों ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय रेल का जनक कौन है। भारतीय रेल का जनक कौन है। तो भारतीय रेल का जनक कौन है, देखो मैंने इसे जब किताब में पढ़ा था, ये क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है आपके रेलवे के एग्जाम में। तो वहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था जॉर्ज स्टीफेंस, जॉर्ज स्टीफेंस। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ अब ये सही है या गलत आप क्रोम पे एक बार देख लेना दोस्त। और बाद बाकी यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्यों हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसे रेलवे का पिता भी कहते हैं। और क्योंकि भारत में जो रेलवे का शुभारंभ है वो कब हुआ था, वो हुआ था 16 अप्रैल 1853 में। कब हुआ था, 16 अप्रैल 1853 में। उस टाइम क्या था, ये भारत का वायसराय था। और इसका जो कार्यकाल रहा वो क्या रहा था, इसका कार्यकाल रहा था 1848 से 1856 तक, 1848 से 1856 तक रहा था। ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई इसके टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था। तो जो भारतीय रेल का जनक है वो लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। और वैसे जॉर्ज स्टीफेंस भी है, आप याद रखना। और अगर लॉर्ड डलहौजी नहीं भी ऑप्शन में मिलता है तो स्टीफेंस जरूर मिलेगा। देखो यहाँ पे दिया गया है नींबू और खट्टे फलों में होता है, नींबू और खट्टे फलों में होता है। तो क्या होता है इनमें से, ए बी सी डी 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आप सही जवाब लगाइएगा। और ये देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे इसका जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और यहाँ पे सही जवाब आपका साइट्रिक एसिड हो जाएगा, साइट्रिक एसिड, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखो ये एसिटिक अम्ल जो है ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये किस में होता है, तो आपको पता होना चाहिए भैया, ये सिरके में होता है। किस में होता है, सिरके में होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और टाइट्रिक अम्ल जो है ये किस में होता है, ये किस में पाया जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे भैया ये अंगूर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये अंगूर में पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो जो 10 नंबर क्वेश्चन अभी मैंने कराया था उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कराएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जून 2024 में कौन लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जून 2024 में कौन लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। देखो ये आपका करंट का है,
और ये आपसे पूछे भी जाएंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बना, तो आप सभी बता देंगे भैया वो तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे मुख्यमंत्री अगर पूछ देगा अरुणाचल प्रदेश का, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना पेमा खांडू जी, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और टी पारनाइक जी जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है, वो वहाँ के गवर्नर हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो राज्यपाल और सीएम और राजधानियाँ, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य किस दिशा में पड़ता है, ठीक है। हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताओगे कि वहाँ पूछ लिया कि पूर्वी राज्य जो है, सबसे पूर्वी राज्य, तो आप बता देंगे अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य जो है आप तुरंत बता देंगे भैया गुजरात। उत्तरी जो है, उत्तरी वो आपका लद्दाख हो जाएगा। और दक्षिणी आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए यार। देखो यहाँ पे दिया है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गुजरात। अब ऑप्शन बी लगाया होगा, गलत हो गया होगा दोस्त, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो गुजरात हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया था महाबलीपुरम तमिलनाडु, तो याद रखना यहाँ पे रथ मंदिर है। कौन सा है, रथ मंदिर है। और अयोध्या आपकी उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, भाई इसने 17 बार आक्रमण किया था। इससे एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जीवन में चाहे जितनी बार फेल हो, कंटिन्यू आक्रमण करते रहना है, ठीक है, कभी ना कभी सफलता मिलेगी। तो इसने 17 बार आक्रमण किया भारत पे। और देखो ये तो सब लुटेरे थे, ये सिर्फ भारत को लूटने आए थे। याद रखना जो इसका अंतिम युद्ध था वो जाटों से हुआ था। किससे हुआ था, जाट लोगों से हुआ था, आप याद रखेंगे। और कन्नौज का तो विलग्राम का युद्ध मैंने आपको कई बार बताया, कितनी बार, 1540। कब हुआ था, 1540। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। तो ये युद्ध जो हैं ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये फिर से पूछा जाएगा आपसे कांस्टेबल के पेपर में। और ये मैं भी आपको आज दूसरी बार करवा रहा हूँ कि ये मार्च 1905 में हुआ था। मार्च 1905, ऑप्शन बी लगा दोगे, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है, देखो पहले तो गोल गुम्बज आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, बीजापुर। अब तो कंफर्म हो गया ना, ये किसका मकबरा है, तो आप क्या बताओगे, ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका है, मोहम्मद आदिल शाह, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और रबिया उद दौरानी और ताजमहल की गंदी नकल, इस तरीके से ये रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है वो मैंने आपको कई बार बताया है। और देखो यहाँ पे अकबर का दिया गया है, तो अकबर का जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। अकबर का कहाँ पड़ता है, तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में पड़ता है भैया। कहाँ पड़ता है, सिकंदरा में पड़ता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखो रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है वो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है ये कब बना था, तो आप क्या बताएंगे, बताओ इसका निर्माण जो है वो कब हुआ था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1656 में। कब हुआ था दोस्त, 1656 में हुआ था। तो ये भी देखो याद रखना दोस्त, हो सकता है कि आपसे पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए क्या अगला है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप इसका जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताते जाइएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसा कि उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल सही जवाब किया होगा, यूएसए आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इसे जो प्रस्तावना है इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। क्या, संविधान की आत्मा भी कहते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान देश है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और दूसरा मैं बता दूं, आज 17 पे नहीं रुका, मैं 18 पे रुकूंगा मात्र 1 मिनट के लिए। और मैं यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनके कान में मेरी आवाज़ जा रही है, उन सभी को इस बार 100% वर्दी मिलेगी, 100% आपका सिलेक्शन होगा।
और आप भी अपने भाई को यार एक बार सपोर्ट करने के लिए क्लास को यार ज़्यादा से ज़्यादा, आज आपने देखा होगा क्लास के स्टार्टिंग में एक बहन मेरी कह रही थी कि भैया आपको ज़्यादा लोग लाइक नहीं करते हैं आपकी क्लास को, लेकिन कोई बात नहीं यार, मुझे सिर्फ वो ठोस बंदे चाहिए जो मुझे वाकई में सपोर्ट करते हैं और मुझे विश्वास है कि मुझे लाइक करेंगे और क्लास को शेयर भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। और कहते हैं दोस्त, देखो पहले तो प्रश्न का जवाब करेंगे और मुझे लगता है कि आज मेरे जो दिल में आ रहा है मैं आपसे 1 मिनट के लिए कहूँगा ज़रूर, और यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है उसका जवाब हो जाएगा कि ये इटली में हो रहा है। और देखो यहाँ से एक चीज़ और आप याद रखना कि ये 50वां संस्करण है। कौन सा? 50वां संस्करण है, ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। और देखो मैं आपको क्या बताने वाला था कि दोस्त मेहनत जारी रखो, मेहनत जारी रखो, क्योंकि जब समस्याएं आती हैं ना तो कोई पास नहीं आता है, कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आता है, और वो लोग अक्सर आपका साथ छोड़ देते हैं जिन पे हमें भरोसा होता है कि ये हमें समस्याओं से निकालेंगे। तो इसलिए कहते हैं यार मेहनत जारी रखो, पढ़ाई जारी रखो। इस बार अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, बस पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है। और देखो अगर मैंने देखा था कमेंट बॉक्स में एक भैया कह रहे थे कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, तो मैं दोस्त आपको उन भैया को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि किसके हाथ में प्याली है, किसके हाथ में प्याली है, किसके मुंह में बोटी है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बस मेरी उम्र छोटी है। क्योंकि मैंने दोस्त उन दौरों को गुजरा हूँ ना, उन चीज़ों को देखा है, अपनों को बदलते हुए देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में। शायद उसने मुझे ये पढ़ने की तरफ, बस लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही बचा था कि बेटा शिवम अब पढ़ाई कर लो वरना ज़िंदगी ख़त्म है। तो बस यही है और कुछ नहीं है, देख रहा हूँ जहाँ तक भी पहुँचूँगा वो बात की बात है। तो यहाँ पे दिया गया है G7 क्या है, G7 जो है वो क्या है, तो यार याद रखना वो एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है और ये 7 देशों का है, ये भी आप याद रखना। कितने? 7 देशों का है, जिसे आप ग्रुप ऑफ 7 भी बोल सकते हैं, तो 7 देशों का है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भाई भारतीय रेलवे का विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान है। देखो ये जो रेलवे संबंधित क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप क्या करेंगे, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। और देखो अगर आपसे एशिया में पूछेगा तो आप क्या बताओगे, अगर विश्व में पूछेगा तो आपने चौथा लगा दिया, आपका सही जवाब हो गया। लेकिन अगर एशिया में पूछेगा तो याद रखना दूसरा स्थान है। और देखो जो पहले नंबर पे आता है वो कौन है, तो वो है चीन। कौन है दोस्त? चीन है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था, तो ये आप याद रखेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो आज मैं आपको बता दूंगा ना दोस्त, मुझे पता है मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। सती प्रथा, सती प्रथा का किया था। और ये कब किया था वो भी याद रखना, 1812 में किया था। और ये देखो ये कहते हैं ना, जब कोई भी चीज़ या दुख या कष्ट जब हम पे स्वयं गुजरता है तब हम उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं या कदम उठाते हैं। जैसे कि मुझे लगा कि मेरे पिता ने मुझे इस सरकारी स्कूल में पढ़ाया, मेरे लिए वो सारी फैसिलिटी नहीं थी, मैंने गरीबी झेली, मैंने गरीबी देखी, मैंने सब कुछ करा, मुझे लगा मैंने आपके लिए किया। बस इसी प्रकार से जो हमारे राजा राम मोहन राय जी थे, इन्होंने अपनी भाभी को सती प्रथा में क्या होता था, तो ये जला दिए जाते थे ना, तो बस वही इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया और इन्हें ये दिल में बैठ गया कि बस अब मुझे ये सिस्टम बदलना है। तो इन्होंने बदल के रख दिया और आज आप इन्हें इतिहास में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो बस इसीलिए कहता हूँ कि गरीब परिवार में जन्म लेना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना पाप है। बदल के रख देंगे हम अपने भविष्य को। इस चीज़ का प्रॉमिस करो खुद से यार, किसी और से नहीं करना है, खुद से करना है और लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में की गई थी। देखो जनगणना जो है वो हर 10 वर्ष के अंतराल पे होती है, पहली चीज़। दूसरी ये कि प्रथम जनगणना जो है वो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो आप तुरंत बताएंगे भैया लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अब लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो प्रथम जनगणना थी वो 1872 में हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे,
तो आप तुरंत बताएंगे भैया 1881 में हुई थी पहली आधिकारिक जनगणना, और स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। अब याद रहेगा ना दोस्त, देखो यहाँ पे भूलना नहीं है। और अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुँचती है या कोई कष्ट होता है या दुख होता है तो दोस्त मैं उसके लिए हाथ जोड़ के पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। और यहाँ पे देखो मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुँचाऊँ, बस मेरा उद्देश्य ये है कि आप किसी तरीके से सफल हो जाएं, आपको चीज़ें याद रहें। आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, उसके लिए आपको लिखना भी इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे दिया गया है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना दोस्त, कितना होता है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके के प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पे बहुत से दोस्तों ने 5 वर्ष लगाया होगा, जो कि गलत हो गया, गलत हो गया ना, घबराना नहीं है। याद रखना यार 6 साल होता है। कितना होता है, 6 साल होता है। और ये प्रश्न इसीलिए पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि 6 साल होता है और सभी को पता है कि कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है सभी का, बस तुरंत लगा देते हैं और गलत हो जाता है। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे है, ए और बी दोनों, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है, भारतीय रेलवे का जो शुभांकर है वो क्या है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये है भोलू हाथी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। क्या आप कभी भोलू हाथी को भूल पाओगे, बिल्कुल नहीं भूल पाओगे, है ना। भोलू हाथी छोटा सा, तो याद रहेगा आपको। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि बीसीजी टीका के नाम में बी का तात्पर्य है। देखो बी का पूछ लेता है, सी का पूछ लेता है, जी का पूछ लेता है। अगर आपको पता होगा तो आप कर ले जाएंगे और नहीं पता होगा तो फिर क्या होगा, चालान कट जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना बी का होता है बैसिलिस, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म लिखा हुआ, पूरा फुल फॉर्म देखो, ये लिखा है बी का, ये लिखा है सी का और ये लिखा है जी का, ठीक है। बी का क्या होगा, बैसिलस, सी का क्या होगा, कैलमेट, जी का क्या होगा, ग्वेरिन। याद रहेगा ना। और ये किसके लिए, ये क्या तपेदिक क्या बोलते हैं उसे, टीबी बोलते हैं ना, टीबी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है टीका। तो ये आपको याद रहेगा ना, बच्चों के लगता है बचपन से ही लगा दिया जाता है। और यहाँ पे देखो दिया है सिख सेना कहलाती थी, सिख सेना कहलाती थी, क्या कहलाती थी, खालसा। खालसा ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपको याद रहेगा ना दोस्त। फिर चले अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा फिर अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। आप क्या बताएंगे, नहीं पढ़ी जा सकती है, नहीं पढ़ी जा सकती है, ऑप्शन सी देवनागरी। तो आपको पता ही होगा, आपके हिंदी की हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है, याद रखोगे। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह स्थित है, तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बताओ यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा। तो तुरंत बताना भैया, महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और ये कब, इसका निर्माण कब किया गया था, तो वो भी याद रखना 1972 में किया गया था। कब, 1972 में किया गया था। अब 1972 को देख के मुझे याद आ गया 1772 याद, 1772 में डीएम का पद बना था, कलेक्टर का पद जो है वो 1772 में बना था, याद रहेगा ना दोस्त। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का। देखो विटामिन से संबंधित दोस्त एक क्वेश्चन तो 110% आना है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, पक्का पूछा जाएगा। आप बताओ यहाँ पे कि विटामिन ई का जो है वो रासायनिक नाम क्या है। तो आप क्या बताओगे, तो आप तुरंत बताओगे भैया टोकोफेरॉल हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आप बताओगे कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये किसका रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, किसका है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल जो है ये किसका है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का जो है ए का, आप हमें कमेंट बॉक्स में कंफर्म कराएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप
बताएंगे और मुझे भरोसा है कि मेरे हीरो लोग, मेरे भाई बहन मुझे ज़रूर बताएंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है। देखो स्लोगन पूछ दिया है। अब ये आप बताओ मुझे, दिल से सच सच बताना दोस्त, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे बताओ स्लोगन क्या है। पता है? नहीं पता है? अब यहाँ पे अक्कड़ पक्कड़ करना पड़ेगा, और अगर पता होगा तो तुरंत बता देंगे कि लाइफ लाइन टू द नेशन। क्या? लाइफ लाइन टू द नेशन। अरे इंग्लिश नहीं आती है, सीधे बताओ राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या? राष्ट्र की जीवन रेखा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। भारतीय संविधान की जो संरचना है वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। ये मैं आपको लगभग आज तीसरी बार करवा रहा हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, और इसीलिए मैं आपको बार बार रटवा रहा हूँ कि आपको किसी तरीके से मालिक याद हो जाए, किसी तरीके से याद हो जाए। तो याद रखना है, ये 5 से 11 हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 से 4 तक क्या है। 1 से 4 तक के जो नए राज्य एवं जो उनके क्षेत्र कार्य क्षेत्र हैं और राज्यों के नाम बदलना, ये सब है जो 1 से 4 के अंतर्गत आ जाता है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या आता है बताओ। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या आता है। मौलिक अधिकार आपके आते हैं। क्या आते हैं? मौलिक अधिकार आते हैं। तो ये आपको याद रहेगा ना। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मुझे पता है मेरे सभी भाई बहन तुरंत हाँ करते हैं कि मुझे याद रहेगा भैया, याद रहेगा, तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। 17 दूनी 34। भाई मैं देखो 2 बार रुकता हूँ क्लास में 1-1 मिनट के लिए। अब फिर से वही कहूँगा कि भाई लोग जो भी चाहते हैं कि आपका ये भाई आपके लिए कुछ कर पाए, तो यार प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है यार, एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, और थोड़ा सा अगर हो सके तो यार इतनी हेल्प कर देना कि शेयर कर देना, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो आपके प्रश्न का जवाब है वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपके प्रश्न का जवाब है दोस्त, वो हो जाएगा अनुच्छेद 39A, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो अनुच्छेद 39A आपका सही जवाब हो जाएगा। और अनुच्छेद 17 है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित ये अनुच्छेद आपका है। तो ये आपको याद रहेगा ना। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और एक दोस्त ने मुझे चाय के लिए ऑफ़र किया था। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ज़रूर चाय पीने आऊँगा दोस्त। आपने मुझे जब बुलाया है तो मैं ज़रूर आऊँगा। और लेकिन शर्त ये है कि आप जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे मुझे एक कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं आपको याद रखूँगा, मैं भूलता नहीं हूँ। मेरी मेमोरी बहुत कर रही है। मुझे वो लोग आज भी याद हैं कि जब मेरे डैडी हॉस्पिटल में थे और मैं अपने उन ख़ास लोगों के दरवाजे पे गया, मैंने उनसे कहा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो उन लोगों का रिप्लाई था कि पैसे तो मिल जाएंगे, बस एवं समस्या ये है कि वो पैसे हमने जगह खरीदने के लिए रख रखे हैं। कहने का मतलब ये था कि तुम अपनी जगह दे दो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। मतलब मदद नहीं करनी है, इंसान की मजबूरियों को फ़ायदा उठाया जाता है दोस्त। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज आप जब तक मम्मी पापा है ना, सब अच्छा लग रहा होगा। जिस दिन वो लोग नहीं रहेंगे ना, तब आपको लगेगा कि काश यार मेहनत कर ली होती। सच बता रहा हूँ दोस्त, मैं जानता हूँ आंसू आ जाते हैं कभी कभी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी शाम को जब देखता हूँ कि यार क्या पूरे दिन में मैंने करा, तो मुझे लगता है यार कि कुछ नहीं, सब बेकार है। इसीलिए कहता हूँ यार कर लो अभी स्ट्रगल, तुम्हारे पास टाइम है, मेरे पास ये सब समय निकल गया है। मेरे शोल्डर पे यार जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, पूरी फैमिली की, खेत का, बाद बाकी सारा कुछ। तो दोस्त कर लो मेहनत, बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था, तो आप क्या बताओगे। याद रखना भाई, देखो इलेक्शन जो है वो 1951 में हुआ था और सरकार जो थी वो 1952 में बनी थी। तो भाई प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया होगा, आप बताओ। यहाँ पे आपका सवाल, जो प्रश्न का जवाब है वो क्या हो जाएगा, तुरंत बता दोगे। 17 अप्रैल 1952, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। लोग ऐसे कह देते थे कि 500,000 की बात हो तो बताओ, हॉस्पिटल में आपको लगता है कि 500 या 1000 में कोई वेंटिलेटर या आईसीयू में हो तो उसका इलाज हो जाता है, बताओ। नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए कहते हैं कि दुनिया आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगी।
मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार बस आप खुद पे अपना वर्क करो, खुद की मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेंगी एक दिन। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। अभी मैंने आपको बताया था कार्यकाल कितना होता है। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा है ये आरआरबी में पूछा जा चुका है प्रश्न, इसीलिए मैंने इसको पूरा फिर डिटेल में देखा कि कहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। और मैं आपको बता दूँ वर्तमान में कौन है, अगर आपसे पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना श्री A.S. राजीव, श्री A.S. राजीव जी हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जो अभी वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं वो आपके श्री A.S. राजीव कुमार हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ से आपको याद रखना। और साथ में याद रखना कि लक्षद्वीप भी जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे देखो आपको कोची या एर्नाकुलम कोची में है ना, यहीं पे मतलब स्थित है। तो ऑप्शन में आपको अगर कोची भी मिल जाता है ना तो घबराना नहीं है, लगा देना, ठीक है। आपका सही जवाब होगा बिल्कुल। और जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप वो भी इसी के अंतर्गत आता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो मध्य प्रदेश का जो है वो जबलपुर है, MP का जो है वो कहाँ पर है? जबलपुर आप याद रखेंगे ना। और देखो यहाँ पे जो बिलासपुर दे रखा है, यहाँ पे किसका है उच्च न्यायालय? तो यहाँ पे भी याद रखना छत्तीसगढ़ का है। किसका है? छत्तीसगढ़ का है। देखो ये भी आप याद रखना, हो सकता है छत्तीसगढ़, मैंने उस दिन आपको ट्रिक से याद कराया था कि 26वां राज्य बना था, 26वां 36वां ऐसे बताया था ना। 1 नवंबर 2000 में बना था। और 9 नवंबर 2000 में कौन सा बना था? उत्तराखंड, ऐसे बताया था ना। और 15 नवंबर 2000 को कौन सा बना था? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। ये 26वां था, ये 27वां था, 28वां क्या बताया था मैंने? अगर आपको वाकई में दोस्त आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सोचेंगे नहीं, तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका जवाब करेंगे। और यहाँ पे दिया गया है किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? किस राजनीतिक दल की स्थापना जो है वो स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? ALP में पूछा गया था भाई, ALP में पूछा गया था। ये भी आपके रेलवे से संबंधित प्रश्न है, पूछा जा चुका है। आप बताइएगा, तो आप क्या बताएंगे? भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल, जो कि ऑप्शन C में दिया गया है। आजकल लोग कहते हैं कि शिवम क्या कर रहे हो तुम, सब बेकार कर दिया, सब खत्म कर दिया पापा के जाने का। मैं कहता हूँ कि बस समय आने दो। वो घर के गेट के बाहर एक नीली बत्ती लगी हुई जब गाड़ी खड़ी होगी ना, इस पर लिखा होगा भारत सरकार, तो वो लोग बहुत जल जाते हैं। हालांकि मैं पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं स्ट्रगल तो कर रहा हूँ, उसके लिए मैं करूंगा या नहीं होगा मुझसे मुझे नहीं पता, लेकिन जो वो जल जाते हैं ना वो मज़ा अलग है यार, बस। और वही प्रेरित करता है कि आज जब ये शून्य से जलते हैं, कल जब तुम वर्दी पहन के आओगे यार, सोचो मैं तुमसे कह रहा हूँ, जब तुम वर्दी पहन के आओगे तो वो लोग क्या बीतेगी उन पे, मज़ा आएगा ना। तो बस लगे रहो, फिर मेहनत जारी है। कहते हैं ना कि मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो इस तरीके से करना है यार, हिम्मत नहीं हारनी है। देखो यहाँ पे दिया है रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? इम्पोर्टेंट मेरे भाई, लगाओ इसका जवाब क्या होगा? 1924, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी भाई? 500 के नोट और 1000 के नोट। अब तो 1000 का नोट कहाँ देखा हम लोगों ने, 500 का भी नहीं। महीनों, भाई सच बता रहा हूँ कसम से, महीनों हो गए 500 का नोट नहीं देखा मैंने, समझे ना। अब सोचो कि यार भैया मजाक कर रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे प्रश्न का जो जवाब है, नोटबंदी की जो घोषणा हुई थी वो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। और मुझे पता था आप यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि 8, 9, 10 दे रखा था सीधा। ऑप्शन जब इतने नज़दीक आ जाते हैं ना तो यार कन्फ्यूजन हो ही जाता है। तो यहाँ पे दिया है विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो भाई वो हमारा प्यारा अपना भारत है, वो हमारा अपना भारत है। अब देखो भारत में अगर पूछ देगा तो क्या बताओगे? तो याद रखना भारत में पहले नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। क्या आता है? आंध्र प्रदेश आता है। फिर आपका महाराष्ट्र आता है। क्या आता है?
महाराष्ट्र आता है। फिर आपका कर्नाटक आता है, क्या आता है? कर्नाटक आता है। फिर आपका तमिलनाडु आता है, क्या आता है? तमिलनाडु आता है। फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है। लेकिन चीनी और गन्ने में उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखना। तो ऐसे ही आपको याद रहेगा ना। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब आप आइए और लगाइए इसका जवाब। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इस तरीके के तो छूटना नहीं चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले उपराष्ट्रपति जी कौन? पहले उपराष्ट्रपति जी। पहले प्रधानमंत्री जी, कभी भूलोगे नहीं। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये तीसरे राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम और वैसे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भाई ये पूछे जा चुके हैं आपके पेपर में, आरआरबी के पेपर में, तो याद रखना। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नीलगिरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है, कौन करता है? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन ए आपका सही, अरे हाँ सही है, सही है, माफ़ी चाहते हैं, बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे वित्त आयोग मुझे दिखा, मैंने कहा ये तो गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे वित्त मंत्रालय आपका सही जवाब होगा। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का वर्तमान रेल मंत्री कौन है? भारत का वर्तमान रेल मंत्री कौन? देखो मंत्रालय पढ़ के जाना सभी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बनी है, अभी हमारे मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है। अब यहाँ पे कुछ मंत्री चेंज भी हुए हैं, तो इनको सबको पढ़ के जाना दोस्त, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन अभी हुआ है। अब यहाँ पे देखो आपके रेल मंत्री पूछा है, तो आप अश्विनी वैष्णव जी को लगाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन बी में दे रखे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके जो विदेश मंत्री हैं वो आपके डॉक्टर एस जयशंकर जी हो जाएंगे। अब श्री राजनाथ सिंह जी हैं, वो कौन से मंत्री हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो मैं ये कमेंट बॉक्स में बताने के लिए इसलिए कहता हूँ, जब आप क्रोम पे सर्च करेंगे ना, गूगल पे सर्च करेंगे, तो वहाँ से आप और भी बहुत कुछ सीखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? भाई इम्पोर्टेंट है यार, सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? तो आप तुरंत बताएंगे भैया राजस्थान में किया गया था। और राजस्थान में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। कब? 2 अक्टूबर, यहाँ पे देखो 2 अक्टूबर 1959 में। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में। उसके बाद किया गया था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कब किया गया था? तो याद रखना भैया 11 अक्टूबर, सेम है 1959। याद रहेगा ना दोस्त? तो फिर देखो ये पंचायती राज वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आर्टिकल 315। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 315 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान में संशोधन जो होता है वो होता है 368 के तहत, ये आपको याद रहेगा ना। 370 जो था ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दे रखा था, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं, और इसे हटा दिया गया ना, और ये हटा दिया गया इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन गया है। और हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, धारा 370 है ना। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जो संप्रभुता है वो किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता किस में निहित है? आपने जवाब कर दिया होगा कि भारत की जनता में। किस में? इनमें से भारत की जनता में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपनी अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? ये मैं देखो संविधान के क्वेश्चन भी आपको डेली इसीलिए करवाता हूँ कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, और एसआई वाले भाई लोग आपसे तो पूछा ही पूछा जाएगा, तो आप तो इनको छोड़ना ही नहीं है। और यहाँ पे आपका भाग 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 9। और भाग 8 में क्या था? भाषा थी ना, भाषा जो थी वो भाग 8 में, और ये भाग 9 में आपका
संविधान के किस भाग में? पंचायती राज जो है ये आपका भाग 9 में आ जाता है। और ये मैं आपको और बता दूं, ये ना 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रहेगा ना 1992। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप एक भी प्रश्न नहीं भूलेंगे, और क्योंकि आपने नोट करे होंगे। अशोक मेहता समिति का संबंध है, अशोक मेहता समिति का संबंध है। आप इसका फटाफट जवाब करिएगा। इसका जवाब जो है वो याद रखना, पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो अब मुझे ये बताओ कहाँ पे आपका डाउट रह गया। जो आपका डाउट रह गया वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं उसके लिए आपकी पूरी हेल्प करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा। और मैं आपको बताऊँ दोस्त, देखो मैं क्लास के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको प्रेरित करता रहता हूँ कि किसी तरीके से यार, किसी ना किसी तरीके से यार आप सफलता को प्राप्त करें। क्योंकि दोस्त जब सपना टूटता है ना तो आदमी फिर कहते हैं ना कि जिंदा लाश होता है। और सपना जब टूट जाता है ना तो एक चीज़ और याद रखना कि जो हम चाहते हैं वो अगर हमें नहीं मिलता है तो मालिक ने हमारे लिए कुछ उससे भी बेहतर सोच रखा होता है। क्या अगर मैं सोचो, अगर मैं आर्मी में भर्ती हो जाता तो आज क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं जानते ना। हो सकता है कि मुझे एक नौकरी ना मिली, लेकिन मेरी वजह से ना जाने कितने लाखों गरीब बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। तो इससे भला क्या हो सकता है यार। मुझे तो देश सेवा करनी है ना। मैं कहीं भी रह के किसी भी तरीके से किसी भी रूप में देश की सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी मानसिकता है। वो मेरी मानसिकता है ना कि मुझे करना है तो मैं कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। मुझे अगर भंडारा करना है, मान लो मेरे पास 5 कुंटल गेहूँ नहीं है, मेरे पास 2 कुंटल तेल या घी नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं एक मुट्ठी आटा लूँगा और चींटियों में डाल दूँगा, वहाँ से लाखों चींटियों का पेट भर जाएगा। क्या है? भंडारा है। क्या है? भंडारा है। तो यार इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूँ कि देखो मैं आपकी हर तरीके से संभव मदद करूँगा। मैं फ़ोन अगर नया ले आया बहुत जल्दी ले आऊँगा, मुझे पता है आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं आपको PDF बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। और टॉपिक वाइज जैसे कि आज नदियाँ, सारी नदियाँ ले ली, आज विटामिन ले लिया, आज 2011 की जनगणना ले ली, कौन सी नदी किसके साथ में मिलती है, कहाँ पर मिलती है, कहाँ से क्या नदी का नाम हो जाता है, पूरा मैप वाइज, डिक्टो वाइज मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज, ठीक है। क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी ना, मैंने प्रॉमिस कर रखा है उन लोगों को कि घर के बाहर नीली बत्ती की लाइट खड़ी होगी तो मैं उन्हें खड़ी करके दिखा दूंगा यार, समझे ना, नहीं तो वो हंसेंगे। तो ये सब आप मेरे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यार सपोर्ट करते रहिएगा। मैं किसी तरीके से जैसे ही फ़ोन लाता हूँ ना आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा देने लग जाऊँ। और पेपर जो आपका है ना वो अगस्त से सितंबर तक मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा, ठीक है। तो आप बस 2 महीने बचे यार, मेहनत कर लो भाई। 2 महीने के बाद वर्दी होगी बदन पे, कितना अच्छा लगेगा यार, है ना। काश मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी शाम है, काश मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई शाम है कि मैं वर्दी में बॉर्डर पे और शहीदों में मेरा नाम आए। तो दोस्त याद रखोगे। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा दिल से धन्यवाद।